नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो गए, नतीजे आ गए, सरकारें बन रही हैं और तय है किसकी बन रही है। अब इसके बाद जो इस साल चुनाव हैं वो गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में, दोनों चुनाव दिसंबर में हैं। लेकिन उसके बीच में एक बड़ा चुनाव है, बल्कि कहें 2 बड़े चुनाव हैं। पहला राष्ट्रपति का, दूसरा उपराष्ट्रपति का। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह की कोई चिंता नहीं है, इसलिए कि संख्या के बारे में कोई आशंका है ही नहीं। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर ममता बनर्जी ने अभी से चुनौती देना शुरू कर दिया है। अब मुश्किल ये है कि उनको लगता है कि जैसे 2012 में उन्होंने सोनिया गांधी को मजबूर कर दिया था कि वो अपनी पसंद के व्यक्ति को राष्ट्रपति न बना पाए, और सोनिया गांधी की पसंद थे हामिद अंसारी, जो उस समय उपराष्ट्रपति थे। ये खेल ममता बनर्जी ने मुलायम सिंह यादव के साथ मिलकर किया था, और जिस तरह से सोनिया गांधी को उस समय एक्सपोज किया था, उससे पहले किसी ने ऐसा नहीं किया कि उसकी सोनिया गांधी से बातचीत हुई हो कॉन्फिडेंशियल, और वो बाहर आकर मीडिया को बता दे इस तरह से। ये झटका जो सोनिया गांधी को लगा था, वो शायद ही किसी नेता ने इस तरह से उनको दिया हो। उसके बावजूद सोनिया गांधी इस झटके से संभल नहीं पाई। वो जिसे बिल्कुल नहीं चाहती थी, और उनका नाम था प्रणब मुखर्जी, उनको राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित करना पड़ा। तो राष्ट्रपति के चुनाव में अपने देश में कई बार उलटफेर इस तरह के होते रहे हुए हैं। आपको याद होगा 1969 का, जब नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल अधिकृत उम्मीदवार थे, लेकिन इंदिरा गांधी को लगता था कि ये सिंडिकेट के कब्जे में है और ये हमारे लिए आगे खतरा हो सकते हैं, इसलिए वो नहीं चाहती थी। तो निर्दलीय के रूप में वीवी गिरी ने नॉमिनेशन भरा था। इंदिरा गांधी उनको समर्थन करने लगी, और सीधे समर्थन तो कर नहीं सकती थी, पार्टी के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकती थी। तो उन्होंने नया नारा दिया कि अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट दीजिए। ये सीधा सिग्नल था उनके लोगों को कि वीवी गिरी जो है वो इंदिरा गांधी की पसंद है, उनको जिताना है, और वीवी गिरी जीत भी गए। तो इस तरह की चीज़ें जो है राष्ट्रपति चुनाव में होती रही हैं, ख़ास तौर से जब मामला ऐसा हो कि जो सत्तारूढ़ दल है उसका भारी बहुमत ना हो इलेक्टोरल कॉलेज में। तो ममता बनर्जी ने जो आज बात कही है, उनका कहना है कि बीजेपी के पास पूरे देश में आधे भी विधायक नहीं हैं, वो अपना राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कैसे जिताएगी। अब ममता बनर्जी को कौन समझाए कि जब 2017 में भाजपा ने अपना राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार जो है चुनवाया था, तब भी उसके पास देश में कुल विधायकों का आधा नहीं था। एक तो इलेक्टोरल कॉलेज में विधायकों या सांसदों की संख्या से संख्या बल नहीं तय होता। हर राज्य के विधायक और सांसद के वोट की अलग अलग कीमत होती है, और वो कीमत निर्धारित होती है उस प्रदेश की आबादी से, और आबादी तय होती है 1971 का जो सेंसस था उसके अनुसार। 1971 में उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या थी, उसके आधार पर उसके जितने विधायक और सांसद हैं, मतलब 80 सांसद हैं कुल उत्तर प्रदेश से लोकसभा के, उसके अलावा राज्यसभा के सांसद और 403 विधायक, इनके वोट की कीमत जो है वो आबादी के अनुपात में तय होती है। तो सबसे ज़्यादा वोट की कीमत उत्तर प्रदेश के सांसदों विधायकों की होती है। तो ये गिनती इतनी आसान नहीं होती, हर राज्य की अलग अलग होती है। वो जो इलेक्टोरल कॉलेज का गठन करते हैं, जो लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं, ये वही बता सकते हैं कि किसकी स्थिति क्या है। लेकिन कुल मिलाकर जो इस समय राजनीतिक स्थिति है, जिस तरह की विधानसभाओं में, लोकसभा में और राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है, उसको देखते हुए इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रपति पद के लिए अपने उम्मीदवार के लिए समर्थन जुटाने में कोई मुश्किल होगी। लेकिन ममता बनर्जी को जो है लग रहा कि कहीं तो बीजेपी हारे, किसी तरह से तो हारे,
वो ये भूल रही हैं जब वो कह रही कि उत्तर प्रदेश में जो है अखिलेश यादव की विधायकों की संख्या पिछली बार से बढ़ गई है, तो उनको शायद ये भूल गया है कि उनके अपने प्रदेश में क्या हुआ है। उनके अपने प्रदेश में कांग्रेस के विधायकों की जो संख्या थी वो 0 हो गई है। सीपीएम के विधायकों सांसदों की संख्या 0 हो गई है पिछले चुनाव से अब के चुनाव में। उसके अलावा बीजेपी के 2 सांसद थे 2017 में जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, और 3 विधायक थे। आज बीजेपी के कुछ लोगों के छोड़ के जाने के बाद भी 72 विधायक हैं, 18 सांसद हैं, अब 17 सांसद हैं। तो इसलिए बीजेपी की संख्या उनके अपने ही प्रदेश में कितनी बढ़ चुकी है, उसकी ताकत बढ़ चुकी है, इसका भी उनको अंदाज़ा नहीं है। जिस गोवा में इतने फैन फेयर के साथ गई थी, वो इतना गाजा बाजा बजा कर गई थी कि बिल्कुल गोवा की राजनीति पूरी बदल देंगी, वहाँ उनके हाथ 0 लगा है, 0, कुछ नहीं मिला है। बल्कि वो जो कहावत है, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने, उसी तर्ज पर एक राज्यसभा की सीट चली गई। और उसके अलावा खूब पैसा खर्च किया। पैसा जिन लोगों को वहाँ जिम्मा दिया था, उन लोगों ने तृणमूल कांग्रेस का खूब पैसा खर्च करवाया और हासिल कुछ नहीं हुआ। एक सीट भी मिली होती तो ये होता कि चलिए, जिस एमजीपी के साथ गठबंधन किया, वो चुनाव का नतीजा आते ही बीजेपी को समर्थन की घोषणा कर दी उसने, बल्कि नतीजा आने से पहले, पोलिंग के बाद से ही वो बीजेपी के नेताओं के संपर्क में थे, एमजीपी के नेता। तो इसलिए ममता बनर्जी का जो कैलकुलेशन, 2 चीज़ें होती हैं, एक राजनीतिक वास्तविकता और एक आपकी इच्छा। तो ममता बनर्जी के मामले में इच्छा ज़्यादा काम करती है। जैसे उनको राष्ट्रीय विकल्प बनना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये इच्छा किसी की भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपके पास ज़मीनी ताकत तो होनी चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। बंगाल से बाहर आपका कोई नामलेवा नहीं है। दूसरों के भरोसे अखिलेश यादव क्यों ममता बनर्जी का साथ देंगे? अखिलेश यादव जिस प्रदेश से आते हैं, वहाँ लोकसभा की 80 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल में सिर्फ 42 सीटें हैं। तो ऐसे में अखिलेश यादव क्यों उनका साथ देंगे? बहुजन समाज पार्टी क्यों साथ देगी, जिसके 10 सांसद हैं लोकसभा में, राज्यसभा में भी हैं सांसद। उसके अलावा देखिए, जब राष्ट्रपति का चुनाव आता है तो ठीक है कि जो सत्तारूढ़ दल है उसकी कोशिश होती है अपना उम्मीदवार जुटाने की, और अगर सिर्फ उसकी अपनी ताकत पर जो है संख्या बल नहीं बनता, तो साथी जुटाने में आसानी होती है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को मालूम होता है कि जो विरोध में उम्मीदवार आएगा उसकी संख्या बल नहीं है। एक क्यों कारण है बिखराव। ममता बनर्जी, केसीआर, ये ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस को फूटी आंख नहीं देखना चाहते। कांग्रेस से कोई संपर्क नहीं है, बातचीत नहीं है। कांग्रेस क्यों इनके कहने पर इनके साथ आ जाएगी? ये तो हो सकता है कि कांग्रेस कोई उम्मीदवार खड़ा करे, इन लोगों को मजबूरी में बीजेपी का विरोध करने के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार को समर्थन करना पड़े। इसके अलावा बीजेपी में, एनडीए में जो पार्टियां नहीं हैं, उनमें देखिए आप बीजू जनता दल, वाईएसआर कांग्रेस जगन मोहन रेड्डी की, एआईडीएमके, वो तो एनडीए में ही है। उसके अलावा कई ऐसी छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनका समर्थन जुटाने में भारतीय जनता पार्टी को कोई मुश्किल नहीं होगी। तो इसलिए ममता बनर्जी का ये सपना, जो गोवा का सपना था, जो उनका उत्तर प्रदेश का सपना था, उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करने वो भी गई थी, और वहाँ उन्हीं की नकल में खेला होबे का उनका जो नारा पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव का था, अखिलेश यादव ने नारा दिया था खदेड़ा होबे, तो खदेड़ा अखिलेश यादव का हो गया। लोगों ने स्वीकार नहीं किया अखिलेश यादव को। ममता बनर्जी का साथ होने के बावजूद ममता बनर्जी बनारस में गई चुनाव कैंपेन के लिए अखिलेश यादव के, और वहाँ से समाजवादी पार्टी का एक भी उम्मीदवार नहीं जीत पाया। तो ये समर्थन ज़बानी दे देना, उसकी घोषणा कर देना, और ज़मीन पर समर्थन होना, ये दोनों बड़ी अलग अलग चीज़ें हैं। तो ममता बनर्जी की जो स्थिति है अभी, वो उनके मन में छटपटाहट है कि किसी तरह से बीजेपी को कहीं से पराजित करो।
कैसे भी हराओ, कैसे भी ये संदेश जाए, उसके लिए किसी का भी साथ लेने, किसी का भी साथ देने को तैयार हैं। अब उनके रवैये में थोड़ा सा बदलाव आया है। वो कांग्रेस के बारे में वो कह रहे हैं कि अगर वो सचमुच बीजेपी से लड़ना चाहती है कांग्रेस पार्टी, तो वो इस पर बात करने को तैयार है। तो एक तो ये एहसास हुआ कि कोई भी विपक्षी एकता कांग्रेस के बिना नहीं हो सकती, कम से कम 2024 के चुनाव के मद्देनज़र। 2024 के बाद कांग्रेस किस हालत में होगी कि वो इस तरह का दावा भी पेश कर सके, ये कहना बड़ा मुश्किल है। जिस गति से कांग्रेस जिस तरफ जा रही है, कांग्रेस के बारे में कोई भविष्यवाणी करना जो है बहुत ही कठिन काम है, कोई आकलन भी करना कठिन काम है, क्योंकि कांग्रेस कैसे अपने को नुकसान पहुंचा रही है। आपस के जो झगड़े हैं, आपस की जो लड़ाइयां हैं, वो रुकने का नाम नहीं ले रही है और रुकने वाली भी नहीं है। धीरे धीरे लोगों के मन में, कांग्रेसियों के मन में, जो आम कांग्रेसी हैं उनकी बात कर रहे हैं, जो ये वर्किंग कमेटी और एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी में जो लोग बैठते हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं। वो जो है वो तो गुलामी में पले बढ़े पगे और आगे बढ़े हैं, तो इसलिए उनके मुंह से परिवार के खिलाफ कुछ निकलना बहुत मुश्किल है। वो परिवार के खिलाफ तभी तक बोलते हैं जब तक परिवार का कोई सदस्य उनके सामने ना हो। जैसे ही परिवार का सदस्य सामने आता है, उनकी सारी क्रांति जो है हवा हो जाती है। तो ये हमने अभी हाल ही में जो वर्किंग कमेटी हुई उसमें देखा। किसी ने नहीं पूछा कि भाई, जब राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद आपको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, तो आपने कहा था बहुत जल्दी कोई स्थायी अध्यक्ष आएगा। 2.5 साल हो गए, क्यों नहीं आया? क्यों आप कार्यकारी अध्यक्ष बनी हुई हैं? किसी ने नहीं पूछा कि राहुल गांधी कांग्रेस में किसी पद पर नहीं हैं, फिर भी वो सारे फैसले वही क्यों कर रहे हैं? केवल सवाल कपिल सिब्बल ने उठाया कि जब राहुल गांधी किसी पद पर नहीं है तो पंजाब में चन्नी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कैसे घोषित कर रहे थे। तो कुल मिलाकर ये है कि राष्ट्रपति चुनाव की बिसात अभी बिछी नहीं है, और राष्ट्रपति चुनाव के लिए अभी उम्मीदवारों के नाम पर भी मुझे नहीं लगता है किसी पार्टी ने फैसला किया है। अटकलें ज़रूर हैं, बहुत सारे नाम चल रहे हैं, लेकिन उनके बारे में अभी इसलिए चर्चा नहीं करूंगा कि उनमें से किसी के बारे में अभी कोई निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इतना तय है कि हमेशा की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर सबको चौंकाएंगे, और मुझे लगता है कि उन्होंने शायद नाम तय कर लिया होगा, ये पता किसी को नहीं होगा। इसलिए जो उनके विरोधी हैं उनकी मुश्किल ये भी है कि जब तक उनको पता नहीं चलता कि कौन है सामने, उसके विरोध में खड़ा किसको करें, उसका सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल तो अभी जो कम से कम पिछले 7-8 साल में देखने को मिल रहा है, वो है विपक्षी दलों का आपस में तालमेल। जो विपक्षी दल संसद के अंदर तालमेल के लिए तैयार नहीं है, जो विपक्षी दल सड़क पर तालमेल के लिए तैयार नहीं है, जो विपक्षी दल एक साथ खड़े होकर बात करने, मिलने और कोई रणनीति बनाने के लिए तैयार नहीं है, वो राष्ट्रपति चुनाव में सब एक साथ हो जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे। ये कल्पना थोड़ी मुश्किल लगती है मुझे। लेकिन ममता बनर्जी तो ममता बनर्जी है, उनको लग रहा है कि अगली लड़ाई जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव पर लड़ी जाए और उसमें मोदी को हराने की कोशिश की जाए। लेकिन हमेशा की तरह मुझे लगता है कि वो अपने इस इरादे में भी कामयाब नहीं होंगी। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।